Hello everyone, welcome to Major HSKC's Balnoy Academy. Myself Reshma, I am physics faculty here. आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ फिजिक्स। ये जो क्वेश्चंस हैं ये 30 क्वेश्चन का सेट है जो आपके अपकमिंग एग्जाम से बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। और साथ में इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगी कि जब भी आप इस तरह के क्वेश्चंस करें तो कैसे, जब आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शंस करेक्ट दिखने लगे तो आप उनको कैसे सॉल्व करेंगे। और साथ में क्या होता है ना, जब हम इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो जो हमारे टॉपिक्स हम लोग कवर कर चुके हैं हमें पता भी चल जाता है व्हाट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कम फ्रॉम दिस टॉपिक, ना कैसे आ रहे हैं और उसमें कैसे कैसे वेरिएशंस कॉज हो सकते हैं, तो उन सबके बारे में बात करेंगे। तो चलिए पहले ना स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस को और डिटेल करते रहेंगे ईच क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन में। तो ये है फर्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है फर्स्ट क्वेश्चन, रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पहले मैं आपको एक बात बताऊं, क्वेश्चंस की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एक क्वेश्चन होता है हमारा जो बोलते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। बट अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है ना कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, तो ये थोड़ा सा ट्रिकी होता है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है आपको कि अगर आप हर क्वेश्चन में अप्रोक्स 1 मिनट का टाइम ले रहे थे तो इस क्वेश्चन में आपको 1 मिनट से ज्यादा का टाइम लेना पड़ेगा। दैट मीन यहाँ पर आपको एक एक ऑप्शन की डिटेल में जाना चाहिए। ठीक है, तो लुक एट दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के ऑप्शंस में देखिए, यहाँ पर अगेन सेम क्वेश्चन है जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये नॉट करेक्ट चूज करना है। नॉट करेक्ट थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। सबसे पहले कहते हैं कंडक्शंस ऑकर इजली इन अ सॉलिड्स। एब्सोल्युटली, जो कंडक्शन मोड होता है ना, मैं थोड़ा सा इसको ड्रॉ करके बताती हूँ कि सपोज ये मेरे पास सॉलिड पार्टिकल्स हैं, यहां से मैंने हीट दिया तो सबसे पहले इन पार्टिकल्स में हीट गई। किसी भी पार्टिकल में हीट जाए तो क्या होगा, उसमें उसका वाइब्रेशन स्मार्ट यानी और बढ़ जाएगा, है ना। तो ये वाइब्रेट होके आगे कोलाइड करेगा, वो कोलाइड करके आगे जाएगा, रिजल्टेंट एंटायर बॉडी में हीट ट्रांसफर हो जाएगी। बट स्टेट चेंज नहीं होगी। जैसे जैसे नॉर्मली अगर मेरे पास एक रॉड है, सपोज दिस इज अ रॉड, और मैं इसको यहां से हीट करना स्टार्ट करूं तो मैंने इसको यहां से एंड से पकड़ा हुआ है, ये यहां पर भी गर्म हो गई बट फायर यहां पर नहीं आई। रीजन क्या हुआ, यहां से हीट ने ट्रांसफर करा, लेकिन मेरे इस रॉड ने अपनी स्टेट चेंज नहीं करी, ये सॉलिड ही है। तो दिस टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट इज नोन एज कंडक्शन। नाउ कंडक्शन से सॉलिड में हो रहा है। क्या आप कोई ऐसा लिक्विड जानते हैं जो कंडक्शन शो करता है? वी सेड बिल्कुल। ऐसा क्या है हमारे पास? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी इज द ओनली लिक्विड जो शो करता है कंडक्शन। एक्सेप्शन केस आ गया ना आपका। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। दिस इज कन्वेक्शन। अब द सेम जो अभी हमने पढ़ा ना, सॉलिड के अंदर कंडक्शन होता है, द सेम थिंग हैपेंस इन अ लिक्विड, जब लिक्विड के अंदर हो रही है। अब लिक्विड तो ठीक है, व्हाट अबाउट गैसेस? गैसेस में भी ऐसा ही होता है क्योंकि गैसेस के जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ना वो बहुत वीक है ना, है ही नहीं, एब्सेंट है, वीक है। तो आपने जैसे ही हीट दी पार्टिकल्स का मोशन बढ़ा। तो यानी अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ कंडक्शन किस स्टेट में, तो आप बोलेंगे सॉलिड स्टेट में। अगर बोला जाता है कन्वेक्शन किस स्टेट में, तो आप बोलेंगे लिक्विड और गैस दोनों स्टेट में। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है एक्चुअल द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स, बिल्कुल ठीक है क्योंकि अच्छा कन्वेक्शन का एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल मुझे याद आया। जब भी गैसेस पार्टिकल गर्म हो जाता है ना, इट्स ऑलवेज गोज अपवर्ड, है ना। क्या कोई प्रैक्टिकल एग्जांपल है? बिल्कुल है प्रैक्टिकल एग्जांपल। आपके घरों में जो एग्जॉस्ट फैन लगे होते हैं, आपने नोटिस करा होगा ना, एग्जॉस्ट फैन हमेशा ऊपर ही लगे हुए होते हैं घरों में। क्यों होते हैं? क्योंकि जो हॉट एयर है वो लाइटर हो जाती है और वो एग्जॉस्ट फैन उसको बाहर निकाल देता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पर आते हैं रेडिएशन। रेडिएशन रिक्वायर्ड अ मटीरियल मीडियम टू ट्रांसफर हीट। नो, रेडिएशन के बारे में बात करें तो रेडिएशन वो मोड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ हीट है जिसमें नो मीडियम रिक्वायर्ड। मतलब रेडिएशन है, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, सब में पास हो जाता है। आपके पास एग्जांपल्स भी है। यूवी रेडिएशन अर्थ से आ रहा है ना, सॉरी अर्थ पर आ रहा है, सन से आ रहा है ना यूवी रेडिएशन, क्या उसे मीडियम की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल भी नहीं है, वो डायरेक्ट आ रहा है, राइट। ये अब बीच में सॉलिड बॉडी आई है, उसमें भी पास होगा, लिक्विड है उसमें भी पास होगा, गैस होगा उसमें भी पास होगा। बस ये याद रखना, रेडिएशन इज ऑलवेज ट्रेवल अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, राइट। नो मीडियम रिक्वायर्ड, ऑलवेज अलोंग अ स्ट्रेट लाइन। तो यहां पर ये स्टेटमेंट मुझे रॉन्ग लग रहा है। फिर भी मैं नेक्स्ट ऑप्शन पे जाऊंगी, द टेम्परेचर एट विच सॉलिड चेंज टू लिक्विड इज मेल्टिंग पॉइंट। देखिए सॉलिड से लिक्विड में होना है, दैट इज ट्रू, मेल्टिंग पॉइंट ही बोलते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन था नॉट करेक्ट, मुझे मिल गया आंसर। दिस इज सी। क्या करेक्शन है इसमें कि इसमें मीडियम मटेरियल रिक्वायर्ड नहीं होता। ड्राइंग कर दी हमने अच्छी खासी क्वेश्चन में, बट एक्सप्लेनेशन आप लोगों को मिल चुकी है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं साउंड वेव कैन नॉट प्रोपोगेट इन अ वैक्यूम। साउंड वेव्स आर इलास्टिक वेव्स एंड रिक्वायर्ड अ मीडियम। बहुत अजीब बात है। देखो
सबसे पहले आपकी जो वेव्स होती हैं जिन्हें मीडियम रिक्वायर्ड होता है उनको मैकेनिकल वेव कहते हैं. Sound is an example of mechanical wave. Mechanical waves are those which require a medium for a propagation, है ना. अगर उससे आगे बढ़ना है तो मीडियम चाहिए, मीडियम नहीं है तो वो आगे ट्रेवल नहीं करेगी. तो वैक्यूम में कहा गया कुछ ये रहा वैक्यूम में ट्रेवल करेगी, वी सेट नहीं करेगी. क्यों नहीं करेगी? क्योंकि साउंड क्या है आपकी, मैकेनिकल वेव है. ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ. साउंड वेव्स और इलास्टिक वेव्स. देखिए मैकेनिकल वेव्स वो होती हैं जिसमें मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट अगर वही मीडियम आपका, मतलब वी कैन नॉट से कि हर मीडियम में आपकी साउंड ट्रेवल कर सकती है ना. आपकी साउंड हर मीडियम में ट्रेवल इसलिए नहीं कर सकती, या इसलिए छोड़ो, पहले मुझे बताओ वो कौन सा मीडियम है जिसमें नहीं कर सकती ट्रेवल. वी सेड बिल्कुल है, वुड है ना. वुड है, आपकी टेबल है, आप टेबल में देखो साउंड ट्रेवल नहीं करती. क्यों नहीं करती? ये भी तो मीडियम है, ये भी तो मटेरियल है, बट मटीरियल और अ मीडियम शुड बी इलास्टिक. ये इलास्टिक नहीं है, इसलिए साउंड वेव को हम इलास्टिक वेव भी कहते हैं. तो साउंड वेव इलास्टिक वेव से ये सेट बिल्कुल ठीक है, और इनको रिक्वायर्ड मीडियम है, बिल्कुल इसे मीडियम चाहिए ही चाहिए. सॉलिड, लिक्विड, गैस. अगर आपसे बोला जाता है ना कौन सा मीडियम सबसे ज्यादा साउंड ट्रेवल कराएगा, तो आप फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे इलास्टिक मीडियम को. ठीक है, और इलास्टिक जिसमें सबसे ज्यादा इलास्टिसिटी, तो फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे सॉलिड स्टेट में. फिर उसके बाद अगर आपके पास क्लासिफिकेशन हो मेटल का तो आप देंगे मेटल में. फिर अगर आपके पास एलॉय है तो आप देंगे प्रायोरिटी एलॉय में. ठीक है, एंड द बेस्ट एलॉय जिसके अंदर आपकी साउंड सबसे ज्यादा ट्रेवल करती है वो है स्टील. स्टील में क्यों करती है ज्यादा? क्योंकि स्टील इज एन एलॉय. किसका? आयरन का. तो इसमें दोनों स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, तो बोथ करेक्ट है और बोथ एक्सप्लेनेशन करेक्ट है. ठीक है, तो मैम 2 क्वेश्चंस डन कर चुके हैं. अब हम आ गए हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर. कौन सा है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन तो आपका थर्ड है. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज या आर करेक्ट अबाउट सोलेनॉइड? पहले मैं आपको बताऊं सोलेनॉइड क्या होता है. ठीक है, सोलेनॉइड ना एक मेटल होता है, उस मेटल के ऊपर बहुत सारे लूप्स बना दिए जाते हैं, वायर लपेट दी और यहाँ पे सॉफ्ट आयरन ले लिया, और जैसे इसमें करंट पास कराएंगे इसके आसपास एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस हो जाएगी. इस अरेंजमेंट को बोलते हैं सोलेनॉइड. पहली चीज डन हो गई, बिल्कुल डन हो गई. मुझे समझ में आ गया सोलेनॉइड क्या है. ये इंडक्शंस में या मतलब कहीं पर भी ना इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेटिक इफेक्ट मुझे चाहिए, मैं वहां पर यूज करूंगी. चलो, इसका ना एक फॉर्मूला होता है, इसके अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है B इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई. आई करंट हो गया, एन नंबर ऑफ लूप्स हो गया, दैट इज द परमिटिविटी कांस्टेंट हो गया जो मेटल के ऊपर डिपेंड हो रहा है, एंड बी उससे इंट्रोड्यूस होने वाली मैग्नेटिक फील्ड हो गई. तो अभी मैंने क्वेश्चन नहीं पढ़ा ना, बिल्कुल नहीं पढ़ा, चीजें मेरे माइंड में क्लियर हो गई सोलेनॉइड क्या. अब नाउ द सी द क्वेश्चन. द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इन अ सोलेनॉइड डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ. दिस इज डिपेंड कर रहे हैं, वी सेट कर रहे हैं. आगे देखते हैं. The magnetic field strength depends on the current flowing through the wire. We said बिल्कुल है, क्यों? क्योंकि करंट फॉर्मूला आ रहा है. The magnetic field strength depend on a diameter of a solenoid. No, क्योंकि डायमीटर के यानी इसके साइज के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही, उसके ऊपर लूप्स कितने हैं उसके ऊपर डिपेंड कर रही है. तो थर्ड वाला नहीं है, 1 और 2 है, और 1 और 2 मुझे मिल गया है मेरे 1 ऑप्शन में. डन हो गई भाई बात, बिल्कुल डन हो गई है. चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज योर फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? अ कनकेव मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू सी अ लार्ज इमेज ऑफ टीथ. ओके, जर्नली क्या होता है ना, आपके 2 मिरर्स होते हैं, एक मिरर ये और एक मिरर ये. ठीक, ये वाला जो मिरर होता है केव शेप, दिस इज कॉल्ड अ कनकेव. ठीक, और ये वाला जो मिरर होता है दिस इज कॉल्ड अ कन्वेक्स. तो बेसिकली कनकेव क्या करता है, सारी रे ऑफ लाइट को एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ट कर देता है, जिससे जो एक ऑब्जेक्ट है छोटा वो मुझे बड़ा दिखाई देता है, लार्ज दिखाई देता है. ठीक है, और ये ऐसे फैला देता है जिससे क्या होता है, ऑब्जेक्ट तो अपने एक्चुअल साइज से छोटा दिखाई देता है, बट नंबर ऑफ इमेजेस ज्यादा दिखाई देती है ना. जैसे मैं कार ड्राइव कर रही हूँ तो कार का साइड वाला जो मिरर है वो कॉन्वेक्स है, क्योंकि मुझे बहुत मतलब मैक्सिमम एरिया कवर करना है, ज्यादा ज्यादा इमेजेस दिखाई दे. बट ऑन द अदर हैंड मुझे एक ही ऑब्जेक्ट देखना है और बहुत बड़े और क्लियर साइज में देखना है, तो आई विल यूज अ कनकेव, यानी कि कन्वर्जिंग, है ना. तो कन्वर्जिंग आपका कनकेव है. ध्यान से बात समझिएगा कि जो लेंस है उसमें स्वैप हो जाता है, मतलब मिरर में कनकेव इज कन्वर्जिंग, लेंस में कॉन्वेक्स. राइट, पहली चीज तो डन हो गई. आगे बढ़ते हैं. अ कनकेव मिरर इज यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू सी अ इनलार्ज इमेज. वी सेड बिल्कुल ठीक है. कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज फॉर्म अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज रिगार्डलेस ऑफ अ ऑब्जेक्ट पोजीशन. The radius of a curvature R spherical twice the focal length. देख लीजिए R is equal to 2f होता है,
और F इज इक्वल टू होता है R/2। वी सेड बिल्कुल ठीक रिलेशन है ये। तो 1 2 3 तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है और हमारे पास डी ऑप्शन ऑलरेडी है जो तीनों को करेक्ट बता रहा है। ठीक है, डन हो गया था। अब मैं आगे आ रही हूँ। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। लुक एट द क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है? अ पर्सन स्टैंडिंग इन अ बस फॉल फॉरवर्ड व्हेन अ बस सडनली स्टॉप। ऐसा होता है ना, हम एकदम आगे की तरफ गिरते हैं और जब टर्न वन आता है तो पीछे की तरफ हमारा हो जाता है, बैक हो जाता है। और नॉट ओनली बस, हॉर्स राइड करते हैं तब भी हम ये वेरिएशंस फील करते हैं, क्योंकि जो लोअर पार्ट ऑफ बॉडी है वो कम टू रेस्ट व्हाइल द बस, व्हाइल द अपर पार्ट टेंड टू रिमेन अ मोशन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। एब्सोल्युटली राइट। ये आपके न्यूटन्स के फर्स्ट लॉ यानी लॉ ऑफ मोशन का जब जो इनर्शिया वाला लॉ है उस पर बेस्ड है। तो यस, द बोथ एक्सप्लेनेशन मतलब द स्टेटमेंट एंड द एक्सप्लेनेशन बोथ आर करेक्ट। वी सेड दिस इज ए, है ना। चलिए, न्यूटन लॉ के फर्स्ट लॉ का एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन था। इसको इसके ऑप्शंस थोड़ा क्लियर नहीं है, इसको ऊपर कर लेते हैं पेपर को 6 क्वेश्चन के साथ में और भी देख लेते हैं हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन है हमारा 6। ओके, अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द करंट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस if the voltage V is kept constant। हमेशा याद रखना ओम्स लॉ में वोल्टेज और करंट, मैं उल्टा नहीं लिखूंगी, ये करंट और वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। आप सोचोगे नहीं यार V इज इक्वल टू IR होता है ना, तो यहाँ पे ना प्रोपोर्शनल का साइन हटा के 1/R आता है जिससे V इज इक्वल टू IR होता है। तो जब भी आप ओम्स लॉ के बारे में बात करते हैं तो वोल्टेज और करंट एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एंड टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट होता है, यहाँ वोल्टेज कांस्टेंट हो गया इसलिए ये रॉन्ग हो गया। और according to Ohm's law the current is inversely proportional। और yes, current inverse proportional है रेजिस्टेंस के, ये तो सही बोला है, इनवर्स प्रोपोर्शनल है। और इफ, अच्छा ये ओके नॉट अभी क्रॉस नहीं, अभी यू हैव टू रीड फर्स्ट। वो इफ वाली कंडीशन बोल रहा है, इफ द वोल्टेज इज केप्ट कांस्टेंट। अगर वोल्टेज कांस्टेंट रहेगी तो यस इट इज इनवर्स प्रोपोर्शनल। देखो फॉर्मूले में अगर यहाँ पर ये टर्म में कांस्टेंट डाल दूं तो ये दोनों हो गए ना इनवर्स प्रोपोर्शनल। वी सेड यस, करेक्ट है। नेक्स्ट पर आते हैं, व्हेन अ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। देखिए मैं इसको ऐसे कंसीडर करती हूँ कि एक 2 ओम है एक 3 ओम है ना, वैल्यू कंसीडर कर लो। तो 1/2 और 1/3 को जब मैं लूंगी तो ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 5 और ये रेसिप्रोकल करके करेंगे, दिस इज 6/5 दैट इज 1.24 आ गया। ठीक है, ये आपका निकल गया, रेसिप्रोकल कर लिया ना, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन का निकला। कहते हैं जो पैरेलल में अगर आप लगाते हैं तो टोटल रेजिस्टेंस ऑलवेज ग्रेटर देन द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ओके, ये वाला जो रेजिस्टेंस है ये इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से ग्रेटर होगा। आप देखिए उल्टा नहीं हो रहा है ये, हाँ हो रहा है कहाँ गया, व्हेन अ रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड पैरेलल द टोटल रेजिस्टेंस, नहीं यहाँ पर उल्टा हो रहा है, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस है वो ग्रेटर है। नेक्स्ट पर आते हैं, द हीटिंग इफेक्ट ऑफ अ करंट इन अ वायर इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ अ करंट। इसका फॉर्मूला है H इज इक्वल I स्क्वायर RT। वी सेड यस, I स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, रेजिस्टेंस और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो 1 और 3 वाला स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है, सेकेंड वाला रॉन्ग है एंड वी हैव एन ऑप्शन इन अ सी, दिस 1 and 3 इज अ करेक्ट ऑप्शन। डन है। चलिए अब हम आ जाते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। 7 ओके, ये क्या, सॉरी, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 7? कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द प्रेशर कुकर। ठीक है, इनसाइड अ प्रेशर कुकर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीजेस बिकॉज द प्रेशर इंक्रीजेस। ओके, प्रेशर कुकर एक इक्विपमेंट होता है जिसमें क्या करते हैं आप, टेम्परेचर बढ़ाने से प्रेशर को इंक्रीज करते हैं जिससे हमारी कुकिंग फास्ट हो जाती है। कुकिंग फास्ट का मतलब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाना, मतलब फास्ट हो जाना, है ना। तो वी सेड यस। नेक्स्ट पर आते हैं, वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो वी सेड यस। हाँ, कुकिंग के साथ इनवर्स रिलेशन है। द स्टीम इनसाइड अ कुकर ट्रांसफर हीट मोर एफिशिएंटली देन अ बॉइलिंग वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस। yes we can hold this statement कि जनरली यही तो होता है कि जो जितना ज्यादा स्टीम जो होती है वो ज्यादा कैरी करती है गर्म पानी के कंपैरिजन में। yes, ये हीट का थोड़ा सा यहाँ पर टर्म डाल दिया ना, हीट वाला।
ठीक है, इससे करेक्ट है। थर्ड वाले में क्या कहता है, द प्रेशर कुकर वर्क ऑन अ प्रिंसिपल दैट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड इज इंडिपेंडेंट ऑफ एटमॉस्फेयर प्रेशर। सॉरी, यस द करेक्ट आंसर इज दिस। थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देती हूँ आपको। होता क्या है कि जो प्रेशर कुकर है सॉरी, वो एक क्लोज अप्लायंसेस होता है, उस पर बाहर के एटमॉस्फेरिक प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। उसकी जो कुकिंग है वो सिर्फ 3 फैक्टर के ऊपर डिपेंड करती है। एक, आपने कितना टेम्परेचर दिया। दूसरा, कभी ये जो प्रेशर सॉरी मैं ऐसे ड्रॉ कर रही हूँ ना, मान लेना कि प्रेशर कुकर की लिड है, मान लो ये प्रेशर कुकर का ढक्कन है, लिड है ना, जिसमें यहाँ पर विसल होता है। कभी देखना विसल के आसपास एक छोटा सा होल होता है। ये जो होल है ना, अगर इसका साइज छोटा हुआ, कई बार होता है ना दाल वगैरह या समथिंग जब आप कुक कर रहे हैं वो उसके अंदर चला गया तो आपका कुकर जो है वो फट जाता है, क्योंकि ये जो होल का साइज है ये बहुत स्मॉल नहीं होना चाहिए। तो प्रेशर कुकर कुकिंग डिपेंड्स ऑन अप्लाइड टेम्परेचर, द लिड होल एंड द थर्ड स्पेसिफिक मटेरियल, जिसे हम हाइड्रोलियम, ड्यूरेलियम यानी एल्यूमिनियम और कॉपर का एलॉय बोलते हैं। तो इसका मतलब ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। बट अगर यही कुकिंग ना आपने ओपन वेसल कुकिंग करनी है तो वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगी। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है भाई, अब तो बढ़ ले आगे, 7 तक हो चुका है। अब हम आते हैं हमारे 8th क्वेश्चन पर। 8th क्वेश्चन क्या कहता है? 8th क्वेश्चन कहता है सैटेलाइट जो ऑर्बिटिंग द अर्थ इन अ स्टेट, ओके, वी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अ सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ। ओके, सैटेलाइट ऑर्बिटिंग द अर्थ इज इन अ स्टेट ऑफ फ्री फॉल। ओके, वी कैन होल्ड दिस स्टेटमेंट, है ना, कि ये वाला जो है ये कंडीशनल करेक्ट वाला स्टेटमेंट है। द एक्सलेशन ऑफ अ सैटेलाइट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड द सेंटर ऑफ अर्थ। एब्सोल्युटली, अर्थ के ही अर्थ के ही चारों तरफ घूम रहा है तो ऑफ कोर्स टुवर्ड होगा। सेकंड क्या होता है कि जितने भी सैटेलाइट ऑर्बिट्स होते हैं वो सर्कुलर होते हैं, और जब भी कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पर मोशन कर रही होती है तो सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, जिसका जो डायरेक्शन होता है वो टुवर्ड द सेंटर होगा। तो वी सेड यस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, अच्छा एक और रह गया, द स्पीड ऑफ सैटेलाइट रिमेन कांस्टेंट इफ इट्स मूव इन अ परफेक्टली सर्कुलर पाथ। हमेशा याद रखना कांस्टेंट ही होती है, और इनका जो ऑर्बिट होता है जितना भी सैटेलाइट का वो सर्कुलर ही होता है। तो यस करेक्ट है, 1 2 3 दैट शुड बी द करेक्ट आंसर, राइट। ओके, आगे बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट है कंसीडर द, अच्छा ये ना ऑप्शंस पूरे नहीं दिख रहे हैं, इसको थोड़ा सा आगे करते हैं। ये 9th क्वेश्चन पर आ जाते हैं। नॉट ओनली 9th क्वेश्चन, हम लोग क्या करते हैं 9th के भी आगे एक टाट भी ले लेते हैं। ठीक है, चलो 10th क्वेश्चन भी आ गया। ठीक, 10th क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन क्या कहता है? स्पेसिफिक, जस्ट अ मिनट, 9th क्वेश्चन पर है। ओके, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के बारे में बात कर रहा है। डू यू नो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? मैं आपको पहले थोड़ी सी डेफिनेशन बताती हूँ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का। ये रहा इसका फॉर्मूला। तो वो स्टूडेंट्स ना जो हमेशा ये सोचते हैं कि जो जो फॉर्मूले में आता है ये उसके ऊपर डिपेंड कर रही होगी, तो मैं आपको थोड़ी सी डेफिनेशन बताती हूँ, नॉट ओनली थोड़ी सी, पूरी डेफिनेशन बताती हूँ कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का मतलब है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू राइज 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर यूनिट मास। तो जब हम बात कर रहे थे पर यूनिट मास की, तो भाई मास तो हमने पहले ही कांस्टेंट रख दिया ना, तो डज इट डिपेंड्स ऑन अ मास? We said no, because it is not in a definition. According to the definition, specific heat capacity पर यूनिट मास में 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी डिपेंड्स अपॉन द मास ऑफ अ सब्सटेंस एज वेल एज इट्स नेचर। वी से मास पे डिपेंडेंसी नहीं है, बट हाँ नेचर पर तो है। लेकिन क्योंकि ये दोनों साथ में, इसलिए रॉन्ग हो गया। वाटर वॉज very high specific heat capacity making an excellent coolant for a car radiator. Absolutely right. जो हमारा वाटर है ना, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाईएस्ट कंसीडर की जाती है। कितनी होती है? 1. दिस इज 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये इतनी हाई है, ऐसा बोलते हैं जिन बॉडीज की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हाई है वो हाई गर्म होने में भी टाइम लगा रही है और ठंडा होने में भी टाइम लगा रही है। दैट्स व्हाई जितने भी हमारे कूलेंट होते हैं वहां पर हम वाटर का यूज करते हैं। नॉट ओनली कूलेंट, वो जो हमारी हीटिंग पैड्स होते हैं ना, वहां पर भी हम इसका यूज करते हैं। हमारी कार के
डायोप्टर में हम लोग इसको डालते हैं, और भी बहुत सारे यूजेस होते हैं हम जब पानी को एज अ कूलेंट यूज करते हैं। तो अगर आपसे रीजन पूछा जाता है आप बोलेंगे बिकॉज ऑफ हैविंग हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ड्यूरिंग द चेंज ऑफ अ स्टेट the specific heat capacity of a substance become infinity। absolutely, ये वो फेज होता है जब स्टेट चेंज हो रही होती है, तो स्टेट चेंज होने पे नॉट डिफाइंड स्टेज में पहुंच जाती है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और यहाँ पर हम बोल सकते हैं इट्स नॉट डिफाइंड यानी इनफिनाइट हो गया। तो 2 और 3 स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। और ये, और अगर मुझे नहीं भी पता था ना, देखो यहाँ पे 1 आपका एलिमिनेट हो गया, तो दैट्स वाई, तो एलिमिनेशन से भी कर सकते थे ना। बिल्कुल, चलते हैं आगे। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन आई and lens। okay, myopia is corrected by a concave। ठीक, the ciliaris muscles are responsible for changing the focal length of eye। okay, a convex mirror can form a real or inverted and a magnified image। कहाँ गया? okay, the power of a lens of a focal length 25 centimeter is a 4 diopter। we have to choose one। इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है? तो सबसे पहले ना मैं मायोपिया टर्म को समझाती हूँ। ये ह्यूमन आई है, ठीक है, दिस इज योर ह्यूमन आई, और ये आपका रेटिना है जहाँ पे इमेज बननी चाहिए। मायोपिया में जनरली क्या होता है, जो इमेज है वो बिफोर रेटिना बन जाती है, यानी यहाँ बननी चाहिए, यहाँ बन जाती है, और आप मुझे इसका करेक्शन करना है। तो आई नीड अ डाइवर्जिंग लेंस जो मैं यहाँ लगाऊं जिससे ये इमेज यहाँ पहुंच जाए। तो यस, दैट इज कनकेव। कनकेव इज योर डाइवर्जिंग लेंस, है ना, कनकेव डाइवर्जिंग लेंस। मिरर में अपोजिट होता है, तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा करेक्ट है, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। अब हम आगे बात करते हैं। दिस इज ciliaris muscles are responsible for a changing absolutely। हमारा जो आई लेंस है ना, ये होल्ड हुआ है सिलियरीज मसल्स में, जो क्या करता है, जब दूर का देखना होता है ऑब्जेक्ट या पास का देखना होता है, दिस वेरिएशन इज डन बाय सिलियरीज मसल, यानी फोकसिंग डन कराने का, एक्मुलेशंस कराने का। तो यस, इट इज अ करेक्ट। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, कहते हैं द कॉन्वेक्स मिरर कैन फॉर्म। अब दिस इज अ कॉन्वेक्स मिरर, तो कॉन्वेक्स मिरर ये वाला हो गया। कॉन्वेक्स मिरर कैसी इमेजेस बनाता है? कॉन्वेक्स मिरर जब भी इमेज बनाएगा, ऑब्जेक्ट को आप यहां पर रखेंगे, इमेज हमेशा इधर बनेगी। इधर बोले तो पॉलिश्ड साइड में बनेगी। पॉलिश्ड साइड में बनने वाली इमेज हमेशा कैसी होती है? वर्चुअल होती है। तो ये यहाँ पर वर्चुअल इमेज हो गई, मतलब सी वाला ऑप्शन इनकरेक्ट है। फिर भी एक बार डी पर देख लेते हैं। पावर आपको गिवन है, मतलब निकालनी है 25 की, तो याद रखना पावर इज इक्वल टू होता है 1/f। एफ जो है आपका 25 सेंटीमीटर है, आपको डायोप्टर में करना है 100 कर दीजिए। यस, दिस इज +4 डायोप्टर, ये करेक्ट है, कॉन्वेक्स लेंस है। तो सी वाला हमारे पास क्या हो गया? रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। लेट्स मूव, आगे बढ़ते हैं, हम 11 पर जाते हैं। अ स्टोन इज थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टॉप of a 20 meter high building with a speed of 12 meter per second। At what horizontal distance from the building will it hit the ground? This is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जी की वैल्यू दे दी। ओके, सबसे पहले क्वेश्चन रीड करेंगे, देखेंगे आपके पास क्या क्या गिवन है। एक स्टोन है जो थ्रोन हॉरिजॉन्टली फ्रॉम अ टॉप ऑफ बिल्डिंग विद अ स्पीड ऑफ व्हाट, हाँ जी, हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है, ठीक है, यहां से ये हॉरिजॉन्टली फेंका जा रहा है लाइक दिस। ओके, और द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग, दिस इज अ 20 मीटर, और जो इसकी स्पीड है वो है 12 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको रेंज निकालना है और आपके पास जी गिवन है, यही डन हो गया ना? बिल्कुल ठीक हो गया। हमारे पास क्या गिवन है? एच हमारे पास गिवन है, इट इज 20, एंड व्हाट इज हमारे पास वेलोसिटी गिवन है, दिस इज 12 मीटर पर सेकेंड, एंड वी हैव टू फाइंड व्हाट, हमें रेंज निकालनी है, ठीक है। ओके, इट इज क्वाइट इजी। कभी भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपका रेंज और हाइट से रिलेशन है। ये देखिए, द फर्स्ट थिंग, दिस इज अ मैक्सिमम हाइट, इससे ज्यादा हाइट नहीं हो सकती। एब्सोल्युटली राइट, इससे ज्यादा हाइट नहीं हो सकती। जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे, दिस इज 12 मल्टीप्लाई 20 जी की वैल्यू एंड अपॉन जी, ये आपका रेंज निकाल देगा। मैं वैल्यूज भी बता देती हूँ आपको। ये जो 12 आपकी वैल्यू थी, दिस इज वेलोसिटी, मल्टीप्लाई जो भी मैक्सिमम हाइट रहेगी वो, एंड अपॉन जी, हम डायरेक्ट ये फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे।
तो वेलोसिटी हमें दी हुई थी 12, यहाँ पर ये वैल्यू ये से कट करा एंड द आंसर इज 24 मीटर. डज 24 मीटर इज इन ऑप्शन? यस, 24 मीटर इज इन ऑप्शन. इज दैट क्लियर? डन हो गया. कौन से टॉपिक का क्वेश्चन था? टॉपिक था आपका प्रोजेक्टाइल मोशन. ठीक, आगे बढ़ो, आगे आगे. कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन पर यहां पर देख लेते हैं. क्वेश्चन कहता है आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ठीक है, थर्मोडायनामिक्स की लॉ के बारे में बात कर रहे हैं. ऐसे नहीं बोला कौन सा लॉ है, तो थर्मोडायनामिक्स की लॉ को एक बार रिकॉल करा लेते हैं. थर्मोडायनामिक्स के आपके 3 लॉज हैं, एक जीरोथ लॉ, फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ. अब आपके माइंड में चला होगा थर्ड भी तो है. हाँ, थर्ड है. थर्ड इज इटसेल्फ में नॉट डिफाइंड एंड नॉट इज इन योर सिलेबस, तो दैट्स व्हाई हम सिर्फ जीरोथ, फर्स्ट और सेकंड के बारे में बात करते हैं. जीरोथ थर्मल इक्विलिब्रियम, सेकेंड वाला कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड थर्ड इज एंथैल्पी, है ना, हीट एंथैल्पी के ऊपर डिपेंड कर रहा है. तो यहाँ पे कहते हैं द फर्स्ट लॉ ऑफ अ स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट ऑफ अ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम. द फर्स्ट लॉ अभी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है, मोमेंटम पर नहीं. तो अच्छा, करेक्ट ही चूज करना है, तो यस, इनकरेक्ट हो गया. नेक्स्ट में आता है आइसोथर्मल प्रोसेस में वन वेयर द प्रेशर रिमेन कांस्टेंट. अगर प्रेशर कांस्टेंट होता है तो उसे आइसोबैरिक कहते हैं, आइसोथर्मल नहीं. आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट होता है. नेक्स्ट, एडियाबैटिक प्रोसेस, देयर इज नो हीट एक्सचेंज बिटवीन द सिस्टम एंड सराउंडिंग. मतलब सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट एक्सचेंज नहीं होती, दैट इज ट्रू. एडियाबैटिक सिस्टम वो होता है जिसमें बाहर से हीट नहीं आ रही, सिस्टम के इनसाइड में हीट ट्रांसफर हो रही है और जिसमें नेगेटिव वर्क डन होता है. ठीक, तो यस, ये वाला करेक्ट है, लेकिन फिर भी हम एक बार नेक्स्ट वाला भी देख लेंगे. द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स अलाउ 100% एफिशिएंसी इन अ हीट इंजन. 100% कभी नहीं होती. याद रखना, ध्यान समझना टर्म को, स्टेटमेंट को. वर्क कैन बी कन्वर्टेड इनटू हीट बट कन्वर्जन इज नॉट पॉसिबल विद 100% एफिशिएंसी. क्योंकि जब भी आप किसी बॉडी में हीट देते हो तो कुछ तो इंटरनल एनर्जी में जाएगा ही ना भाई. फॉर एग्जांपल मेरे पास आइस है, मैंने उसमें 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर दिया, तो 10 का 10 आइस को नहीं जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा. पहले इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा, उसके बाद वो वर्क डन में इन्वॉल्व होगा. तो करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना था. सी शुड बी द करेक्ट एंड डी आपका रॉन्ग, ए रॉन्ग और बी रॉन्ग. ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं. इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज अ कांस्टेंट बट द वेलोसिटी चेंजेस. यूनिफॉर्म का मतलब ये होता है जिसमें ईच एंड एवरी पॉइंट पर स्पीड सेम है. वी सेड बिल्कुल ठीक है, बट जब आप वेलोसिटी के बारे में बात करते हैं तो मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर एक छोटा रफ स्केच बनाती हूँ. दिख रहा है आपको ये रफ स्केच? इसमें ना मैंने 4 पोजीशन ले ली. दिस इज 1 2 3 4. अब वेलोसिटी हमेशा क्या होता है? पोजीशन के रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल, पोजीशन के रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल, पोजीशन के रिस्पेक्ट में टेंजेंशियल. ध्यान से देखो, अगर मैं बोलती हूँ कि वेलोसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, दैट इज मे बी 2 और 3 मीटर पर सेकेंड, तो 3 मीटर पर सेकेंड हर जगह पर होगी. बट अगर मैं देखूं तो साइन चेंज हो रहा होगा. मतलब अगर मैं यहाँ पर बोलूं कि ये +3 मीटर पर सेकेंड है तो यहाँ पे -3 हो गया ना, तो वेलोसिटी तो वेरी कर रही है. या हम ऐसा बोल सकते हैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है. तो यहाँ पर ये यही स्टेटमेंट बोला है कि स्पीड तो कांस्टेंट है बट वेलोसिटी चेंज हो रही है. वी सेड बिल्कुल ठीक है. द वर्क डन बाय अ सेंट्रीपिटल फोर्स ऑन अ मूविंग बॉडी इन अ सर्कुलर ऑलवेज जीरो. बिल्कुल ठीक है, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और डिस्प्लेसमेंट 0 होता है. सर्कुलर पाथ पे बॉडी यहीं से स्टार्ट करी हो फिर यहीं पर आ रही है तो डिस्प्लेसमेंट 0, तो वर्क डन 0 है. वी सेड बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है. सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड अवे फ्रॉम अ सेंटर ऑफ सर्कल. दैट्स रॉन्ग. सेंट्रीपिटल फोर्स वो फोर्स होता है जिसका डायरेक्शन इज ऑलवेज टुवर्ड अ सेंटर, है ना. और याद रखना, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन हमेशा परपेंडिकुलर होता है, तो इट इज ऑलवेज टुवर्ड सेंटर and always try to minimize या try to stop या oppose the circular motion. तो ये यहाँ पर जो बोल रहा है ना, डायरेक्ट अवे नहीं होना चाहिए, टूवर्ड अ सेंटर होता तो करेक्ट होता. तो थर्ड वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया. 1 और 2 करेक्ट हो गए, तो 13 का जो आंसर है वो आ गया हमारा बी. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है? इफ अ मेटल रॉड ऑफ अ लेंथ 2 मीटर इज हीटेड सच दैट a temperature rises by 100 degree centigrade. ठीक है, and if the coefficient of a linear expansion is 2 into 10 to the power -5 per degree centigrade, what
is increases in its length. Absolutely, the numerical form, and it is not a numerical, it's a formula based question. Which formula? जो हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम टॉपिक है, थर्मल इक्विलिब्रियम में थर्मल एक्सपेंशंस है, उसमें लीनियर एक्सपेंशन है. लीनियर एक्सपेंशन इज रिप्रेजेंटेड बाय अल्फा एंड इट्स फॉर्मूला इज del L अपॉन L इनटू चेंज इन अ टेम्परेचर. ये रहा है ना. इसका अगर यूनिट भी देखें दिस इज पर डिग्री सेंटीग्रेड. तो ये वैल्यू आपकी 2 इंटू 10 टू दी पावर है, सब्स्टिट्यूट करते हैं. दिस इज 2 इंटू 10 टू दी पावर -5. दैट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा. ये लीनियर एक्सपेंशन हो गया. इसके बाद चेंज इन अ लेंथ, ये कहते हैं द मेटल रॉड इज 2 मीटर इज हीटेड और टेम्परेचर राइज हुआ है और आपको निकालना है व्हाट इज द इंक्रीज. दैट्स मीन वी डोंट नो दिस वैल्यू. इसको del L रखेंगे, यहाँ पर 2 लगाएंगे एंड चेंज इन टेम्परेचर राइज कितना हो गया बाय 100 डिग्री सेंटीग्रेड. दैट्स मीन आपको ये सॉल्व करना है. इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 राइट 10 टू दी पावर -5 इंटू 10 टू दी पावर 2 राइट. तो -5 प्लस 2 दिस इज -3. तो 4 इंटू 10 टू दी पावर -3 दैट्स मीन ये आ गया हमारा 4 mm. सॉरी 4 mm में यहाँ पर निकालेंगे, मिलीमीटर टर्म में चला जाएगा. इट्स ओके, डन हो गई बात, बिल्कुल ठीक है. मिलीमीटर हो गया, ये 3 है. तो नेक्स्ट पर आते हैं. फॉर अ प्रोजेक्टाइल fired at an angle theta with the vertical height, the height is maximum when theta is. अच्छा, ये ना थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है. जब भी हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में बात करते हैं तो वो जूनियर क्लास से एक टर्म पढ़ा हुआ होता है. हमने क्या पढ़ा हुआ होता है कि 45 डिग्री. 45 डिग्री में हाइट नहीं, रेंज मैक्सिमम होती है. एंड दिस क्वेश्चन आस्किंग अबाउट व्हाट हाइट. तो अब हमें हाइट देखना है. तो हमने ये पढ़ा कि अगर मुझे मैक्सिमम हाइट चाहिए तो मैं पार्टिकल को ऐसे थ्रो करूंगी, यहीं पे वापस आ जाएगा. तो बी सेट थीटा हो गया 90 डिग्री. बिल्कुल ठीक है भाई. मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई 90. बट इसमें रेंज तो 0 हो गई, यानी इट इज नॉट इन अ प्रोजेक्टाइल मोशन. तो अब यहाँ पर प्रॉपर मेंशन करा प्रोजेक्टाइल. तो आप क्या करेंगे, आप उन ऑप्शन को देखेंगे जो 90 के मोस्ट नियर होगा. तो बी सेट 90 नहीं हो सकता. 90 के बाद मोस्ट नियर वाला कौन सा आ रहा है 60. दैट्स व्हाई मैं जाऊंगी 60 वाले पे. 60 के अलावा 75 होता है ऑप्शन में, तो मैं 75 की तरफ चली जाती. मतलब ओवरऑल मुझे मैक्सिमम हाइट देखनी है और मैक्सिमम हाइट वहां होगी ज्यादा जो नियर टू 90 डिग्री. जो 90 डिग्री के बहुत पास होगा वही मैक्सिमम हाइट देगा. ठीक है, अभी यहां तक हो चुका है. नाउ कम टू द नेक्स्ट. कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सेमीकंडक्टर. इन an n-type semiconductor, the majority carries are electron provided by the pentavalent dopant, that is phosphorus. Okay. अच्छा, एक और चीज यहाँ पर आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं. बहुत इजी सा तरीका है. जब आप n टाइप के बारे में बात कर रहे हैं तो n स्टैंड फॉर नेगेटिव. जब आप p टाइप के बारे में बात कर रहे हैं तो p स्टैंड फॉर पॉजिटिव. इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है. यस, n टाइप में इलेक्ट्रॉन्स कैरी करते हैं. p टाइप में यहाँ पर दिया नहीं है. ओके, पी टाइप में दिया नहीं. पी इज अ फोटोन. ठीक, अभी यहाँ पर इसने दिया नहीं है. पी टाइप सेमीकंडक्टर इज ऑब्टेन्ड बाय द डोपिंग प्योर सिलिकॉन विद द ट्रेवलेंट इम्प्योरिटी लाइक एल्यूमिनियम. करेक्ट है. यहाँ पर उसने मीडियम नहीं दिया, जैसे यहाँ पर दिया ना कैरी इलेक्ट्रॉन, वो नहीं दिया. बट दैट इज इन योर नॉलेज, आपकी नॉलेज में तो हुआ. ओके, आप कहते थे रेसिस्टिविटी ऑफ प्योर सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस एज इट्स टेम्परेचर राइजेस. ओके, जो रेसिस्टिविटी होती है, जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे राइट, उतनी रेसिस्टिविटी, जो रेसिस्टेंस का रोल था ना सेम बिल्कुल वैसा ही होता है. तो जितना आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे रेसिस्टिविटी उतनी ही इंक्रीज होती चली जाएगी. अभी यहाँ पर बात किसके बारे में कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर के बारे में. तो बहुत इजी सा है, आप ऐसे लिख लीजिएगा. रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन अ 4 फैक्टर. दिस जस्ट फॉर अ रिवीजन. एंड रेसिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन अ 2 फैक्टर. तो इसे इजी हो जाता है. दिस इज लेंथ, एरिया, मटेरियल एंड टेम्परेचर. याद रखना, कंडक्टर बॉडी में टेम्परेचर बढ़ाने से रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है और रेसिस्टिविटी डिक्रीज होती है. और रेसिस्टिविटी द सेम रोल, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे, अच्छा टेम्परेचर बढ़ाने से डिक्रीज होगी. यहाँ पर इंक्रीजेस दिया हुआ. दिस इज रॉन्ग. ये क्या होना चाहिए था, डिक्रीज होना चाहिए था. दैट्स मिस्टेक. कंडक्टर बॉडी में इंक्रीज हो जाएगा and semiconductor में decreases. तो we said yes, this is the correct answer. ठीक है, चलिए अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. और कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कहाँ है, ये रहा हमारा 17th क्वेश्चन. 17th क्वेश्चन किस टॉपिक का है, 17th क्वेश्चन है आपका वेव टॉपिक का, साउंड वेव का.
ओके कहते हैं करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है हमें। कौन सा स्टेटमेंट चूज करना है? करेक्ट। साउंड ट्रेवल करती है फास्टर इन वैक्यूम, देना है रॉन्ग है। साउंड तो वैक्यूम में ट्रेवल ही नहीं कर सकती, ये डिस्कशन अभी हमने किया था। लाउडनेस डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। ओके, लाउडनेस जो होती है ना, हाउ लाउड इज योर साउंड, इट इज डिपेंड्स अपॉन नॉट फ्रीक्वेंसी, इट इज डिपेंड्स अपॉन एम्पलीट्यूड। किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये एम्पलीट्यूड के ऊपर। रीवाइब्रेशन इज द कॉजेज बाय द मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड फ्रॉम अ वॉल एंड सीलिंग। ये करेक्ट है। बस एक चीज और बोल देते हैं इसमें, अंडर अ 17 मीटर डिस्टेंस। ठीक। पिच इज डिटरमाइंड बाय द स्लोली ऑफ बाय द एम्पलीट्यूड ऑफ अ वेव। नो, एक्चुअली जो पिच है इट इज डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे स्वैप दे दिया ना दोनों स्टेटमेंट का। तो ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, ये रॉन्ग, और रिवर्बरेशन आपका करेक्ट हो गया। रिवर्बरेशन के तो हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे होते हैं। जितने हमारे मोनूमेंट्स बनाए जाते हैं ना, उसमें जो सीलिंग होती है कभी भी फ्लैट नहीं होती, उसमें हमेशा डोम शेप बनाई जाती है। उसका रीजन यही होता है कि यहाँ पर जो साउंड है वो बार बार मल्टी रिफ्लेक्ट हो, बार बार टकराए, जिससे वो जो साउंड है वो बहुत देर तक रहे, है ना। मैं जनरली इसमें एक एग्जांपल देती हूँ क्लास में कि एक हमने अपने क्लासरूम में से चेयर्स निकाल दिया, मतलब कर्टन्स, एवरीथिंग, कुछ भी नहीं है, खाली है बिल्कुल रूम। तो व्हेन आई क्लैप माय हैंड, तो मुझे अपनी आवाज बार बार सुनाई दी। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ अ साउंड, बट here the distance is less than 17 मीटर और under 17 मीटर। तो ये आपका एग्जांपल हो गया किसका? रिवाइब्रेशन या रिवर्बरेशन का। ठीक। वही जो वो होता है ना, आप माउंटेन पर अपना नाम लेते हैं तो वो नाम टकरा कर वापस आता है, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ एको। वहां पर क्या हुआ? सेम चीज हुई ना, रिफ्लेक्शन, बट डिस्टेंस क्या हुआ? 17 मीटर से ज्यादा हुआ। सॉरी, अगर 17 मीटर से कम है तो रिवाइब्रेशन है, 17 मीटर से ज्यादा है तो क्या है? एको है। ठीक है, चले, डन हो गया। 18 क्वेश्चन पर आते हैं। एक इलेक्ट्रिक बल्ब है जो कनेक्ट हो रहा है 110 वोल्ट जनरेटर से और करंट है 0.5 एम्पियर। तो व्हाट इज द पावर ऑफ बल्ब? बहुत इजी है, आपने पावर का फॉर्मूला लगाना है। पावर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वोल्टेज इंटू करंट। यहाँ पर आ गया 110 इंटू 0.5 और ये आंसर आ गया 055। दिस इज 55 वॉट। ठीक है, अब ये 55 वॉट आपका करेक्ट आंसर हो गया, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। दिस इज 55 वॉट। अब अगर आप इस पावर को कहीं यूज करना चाहते हैं, किसी अप्लायंसेस में, तो ध्यान समझना, आपको इसको किलोवाट में करना पड़ेगा। ठीक है, याद रखना, वॉट बहुत छोटी यूनिट होती है, इसको किलोवाट करके ही आप यूज करेंगे, अपॉन 1000 कर देंगे। नेक्स्ट पर आओ, जेट इंजन वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। बिल्कुल ठीक है, जितने भी जेट इंजन है वो कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम पर है, यानी एमई पर, मास और वेलोसिटी पे, डज नॉट डिपेंड्स अपॉन पाथ। ठीक है, और रॉकेट वर्क ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ अ न्यूटन्स लॉ ऑफ थर्ड। बिल्कुल, थर्ड लॉ में क्या होता है? एक्शन और रिएक्शन होता है, जितना फ्यूल बर्न होगा रॉकेट में उतना ही पुश फोर्स लगेगा। वी सेड बिल्कुल ठीक है। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ अर्थ डिपेंड्स ऑन इट्स मास। ओके, इसका मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ आपको। दिस इज द एस्केप वेलोसिटी फॉर्मूला, V is equal अंडर रूट 2gme अपॉन RE। दिस इज द, अच्छा अगर h हाइट पर है तो प्लस h भी कर देते हैं ना, सैटेलाइट जो है वो अर्थ से h डिस्टेंस पर है। यहां पर ये आ गया फॉर्मूला। आप देखिए, जो एस्केप वेलोसिटी है ये, जिसकी वैल्यू 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, राइट, ऑफ अ बॉडी फ्रॉम अ अर्थ डिपेंड ऑन इट्स मास। अब देखो, ये एस्केप वेलोसिटी है, ये कभी भी अपने यहाँ पर किसी बॉडी का मास नहीं है, स्मॉल m नहीं है, कौन से मास के ऊपर डिपेंड करे? फ्रॉम अर्थ डिपेंड ऑन इट्स मास, यानी अर्थ के मास के ऊपर डिपेंड कर रही है ना। ठीक, बट अपने मास के ऊपर डिपेंड नहीं करी। ध्यान समझिएगा, ME है, बॉडी का मास नहीं है, तो दैट्स वाई मैं यहाँ पर यही कंसीडर कर रही हूँ, टॉकिंग अबाउट द बॉडी मास, दैट्स वाई मैं इसको यहाँ पर हटा दे रही हूँ। यस, 1 और 2 वाला करेक्ट है, एंड आई एम गोइंग विद ए ऑप्शन। ठीक, अभी नेक्स्ट पर आते हैं। स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा रिकॉल कर लिया करें बार बार, जब तक कंफ्यूजन रहे। 20th क्वेश्चन कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट EM वेव। दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, जिनकी इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, जिनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नो मीडियम रिक्वायर्ड, और जो एक्सेलरेटिंग वेव्स हो। ठीक है, ओके, दे आर नॉन मैकेनिकल वेव्स। बिल्कुल ठीक है, ट्रांसवर्सल फॉर्म में ट्रेवल करती है, एंड कैन ट्रेवल इन अ वैक्यूम। टी सेट बिल्कुल ठीक है।
दे आर ट्रांसवर्स इन अ नेचर, बिल्कुल ठीक है, वो मैंने पहले ही बताया ना ट्रांसवर्स नेचर होती है. इन अ वैक्यूम ऑल वेव्स फ्रॉम रेडियो टू गामा ट्रेवल एट द सेम स्पीड. देखो जब वैक्यूम में है ना, तो क्या होगा, रेडिएशन स्पीड होगी, और रेडिएशन स्पीड की बात करें तो सबकी सेम होगी. मीडियम में वेरिएशन हो जाता है ना, मीडियम में वेरिएशन हो जाएगा. तो दिस इज लाइक ये वाला करेक्ट हो गया, दिस इज करेक्ट. अगर मीडियम होता तो वेरिएशन हो जाता. ठीक है, 21 पर आ जाओ. व्हेन अ बॉडी फॉल फ्रॉम अ मूविंग एरोप्लेन, ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज इंक्रीजेस. कभी भी कोई भी चीज नीचे आ रही हो तो काइनेटिक एनर्जी कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती, मास कभी चेंज नहीं हो सकता, पोटेंशियल एनर्जी कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती, है ना. अब यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि एक्सेलरेशन. अच्छा, मैं ना यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी को थोड़ा सा अभी यहाँ पे दोनों के बारे में डिस्कशन कर लेती हूँ. बेसिकली क्या होता है, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ थ्रो करते हैं तो आपने भले उसको कितनी भी एनर्जी है, वहां पर जो एक्सेलरेशन है वो ड्यू टू ग्रेविटी हो जाता है, तो ग्रेविटी से अपनी तरफ पुल करना स्टार्ट कर देता है. तो बेसिकली एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बढ़ रही है, जिससे क्या हो रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी फास्ट होती जा रही है. अगर यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता तो आई विल गो विद दिस, बट यस, इससे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग विद द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं. अ ग्लास ऑफ वाटर डज नॉट फ्रीज एट even at 0 degree Celsius if it is perfectly still. This is known as, okay, जब भी 0 डिग्री सेल्सियस पर इफ इट इज परफेक्टली स्टिल रुका हुआ है, तो मैं इसको एक एग्जांपल देती हूँ आपको. द बेस्ट एग्जांपल इज योर, जो ग्लास होता है ना आपका, वो आपको देखने में सॉलिड लगता है, बट होता क्या है कि थोड़े टाइम के बाद उसके जो पार्टिकल्स हैं वो फ्लो करना स्टार्ट करते हैं. बट पहले क्यों नहीं कर रहा था, क्योंकि उसको सॉलिडिफाइड इस प्रोसेस से किया गया था कि वो अपना स्ट्रॉन्ग नेचर शो कर रहा था, मतलब उसकी फ्लो एफिशिएंसी को रोका हुआ था. दिस प्रोसेस इज नोन एज सुपर कूलिंग. तो ये किस में जाएगा, सुपर कूलिंग प्रोसेस पर जाएगा, है ना. चलिए, अभी आपके पास 22 क्वेश्चन हो चुके हैं. अब हम आ गए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. ये भी 30 क्वेश्चन का आपका सेट है. इसमें कहता है द रेड शिफ्ट ऑफ अ लाइट, रेड शिफ्ट of a light from a distant galaxy provides evidence for the shrinking of a universe, the presence of a black hole, the expansion of the universe, the static nature of universe. बहुत इजी लैंग्वेज में समझाती हूँ. देखिए, दो शिफ्ट होती है आपकी, एक होती है रेड शिफ्ट और एक होती है ब्लू या फिर आपकी वॉयलेट शिफ्ट. देखिए, रेड की जो वेवलेंथ होती है वो मैक्सिमम होती है और वॉयलेट की जो वेवलेंथ होती है वो मिनिमम होती है. ठीक है, वेवलेंथ मैक्सिमम का मतलब है डिस्टेंस बढ़ना, डिस्टेंस बढ़ने का मतलब है एक्सपेंशन. वेवलेंथ कम होने का मतलब है डिस्टेंस कम होना, इसका मतलब श्रिंकिंग. तो अगर श्रिंकिंग होता तो वॉयलेट शिफ्ट होती, बट हियर यहाँ पे रेड शिफ्ट है, दैट्स व्हाई वी विल गो विद बी. हो गया ना इजी. चलिए, 2 बल्ब्स हैं कनेक्टेड इन अ सीरीज, विच बल्ब विल ग्रो मोर. देखो, जब भी आप सीरीज में बात कर रहे होते हैं तो याद रखना जो भी फर्स्ट बल्ब होगा वो ज्यादा ग्लो करेगा. ठीक है, सीरीज में. ओके, आगे बढ़ते हैं. अच्छा, अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चंस में आपको पावर गिवन है या रेसिस्टेंस गिवन है तो फिर हम लोग रेसिस्टेंस में जाएंगे ना, कॉम्बिनेशन पे जाएंगे. ठीक है, अभी नेक्स्ट पर आते हैं. अ बॉडी ऑफ मास 5 kg इज रेज्ड अ हाइट 10 मीटर. ठीक है, व्हाट इज द पोटेंशियल गेन बाय अ बॉडी. सिंपल पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, mgh. दिस इज mg एंड दिस इज h, है ना. तो ये हो गया, दिस इज 445 एंड दिस इज 490 और एक जीरो लग गया तो अप्रोक्स आ गया 490 जूल. अ बॉडी ऑफ मास 5 kg रेज टू हाइट 10 मीटर. व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी गेन बाय अ बॉडी. तो यहाँ पर जो बॉडी ने गेन करा है वो कितना करा है, 49 जूल करा है. 49 जूल, 49 ही आ रहा है ना, 9.8 10 हो गया 0. दिस इज 490. नो दिस इज, अब आया ये 490, 1 0 भी तो ना. यस, दिस इज 490 जूल. व्हाट आई एम कंफ्यूज कि जीरो कहाँ, एक जीरो कम क्यों गया. दिस इज डेसिमल एंड दिस इज 0. ओके, नाउ द नेक्स्ट. द टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू हाउ मेनी डिग्री ऑफ फ़ारेनहाइट. क्वाइट इजी. फ़ारेनहाइट के बारे में बात करना है, मतलब सेल्सियस को मुझे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है. तो रिलेशन क्या है, रिलेशन है आपका, दिस इज C/100 F-32 अपॉन 180. ठीक है,
ये कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पर सेल्सियस की जगह 50 लगा दीजिए, 50 अपॉन 10, दिस इज f माइनस 32 अपॉन 18। जीरो से जीरो कैंसिल करते हैं, इधर मल्टीप्लाई में जाएगा 0, दिस इज 90, दिस इज f माइनस 32, 32 इधर आकर ऐड हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 9, 10, 11, 12, this is 122 Fahrenheit. Yes, this is 122 Fahrenheit. ठीक, 27 क्वेश्चन पर आते हैं। If a ship moves from a fresh water into a sea water, तो उसमें क्या होगा? ठीक है, सिंपल सी बात होती है। जब भी हम फ्लोटेशन के बारे में बात करते हैं, it is all about the rule of डेंसिटी। ठीक, तो ये यहाँ पर हमारी वाटर है और जिसकी डेंसिटी है दिस इज 1030 और इसमें जो ये बॉडी है इसकी डेंसिटी है 1000, यानी बॉडी डेंसिटी जो है वो कम है आपके सी वाटर की डेंसिटी से, तो दैट्स मीन अप थ्रस्ट फोर्स लगेगा और ये इसको ऊपर की तरफ उठाएगा। तो वी सेड ये राइज होगा स्लाइटली, स्टे इन सेम लेवल ऑफ कोर्स नहीं होगा, सिंक भी नहीं होगा, सिंक फर्दर नहीं होगा, राइज होगा स्लाइटली, थोड़ा सा उठ ही जाएगा ना। देखो वेरिएशन है, ये 1000 और ये 30। अगर स्वैप होता तो क्या होता, थोड़ा सा डूब जाती। ठीक है, वैसे भी ये तो बेस्ट फ्लोटिंग कंडीशन में कंसीडर किया जाता है ना। कितने क्वेश्चंस हो गए? 27 हो गए। अब हम आ गए हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिस इज 28th क्वेश्चन। 28 क्वेश्चन कहता है अ कार एक्सेलरेट फ्रॉम 50 मीटर पर सेकंड इन 25 सेकंड, व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय इट या डिस्टेंस कवर। तो इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, हम लोग ऐसे कर लेते हैं, स्पीड इज इक्वल टू बेस्ट वे है, दिस इज डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दिस कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो यू सेड यू हो गया आपका 0 और u 0 है और जो वेलोसिटी है वो 50 है और जो टाइम है वो कितना है 25 सेकेंड। तो आप कौन सी इक्वेशन लगाएंगे? v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी। आपको निकालना क्या, डिस्टेंस निकालना है, तो आप सेकेंड वाली इक्वेशन लगा लीजिए या सेकेंड या थर्ड लगाइए। दिस इज v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर और प्लस 2gh, दिस इज प्लस 2gh। तो यहाँ पर जो v वाला टर्म है दिस इज 50, मल्टीप्लाई कर देंगे 50 मल्टीप्लाई 50 अपॉन यहाँ पर ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 2g अपॉन में आ जाएगा 2 और g आपको 10 दिया हुआ है। बट अब मैं ना यहाँ पर जानबूझकर इस इक्वेशन पे लेकर आई हूँ, ध्यान से बनना। अगर मैं ये वाला फॉर्म लगाती हूँ स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हमारे पास स्पीड है दिस इज 50 एंड टाइम है हमारे पास 20, तो वी हैव दिस, ठीक है, एंड वी हैव दिस, वी हैव अ 2 मेथड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, राइट। अगर मैं इसे सॉल्व करती हूँ तो हमारा जो आंसर आता है दिस इज 25 into 5। लुक एट दिस क्वेश्चन है ना, एंड ये भी हमारा क्या आता है, सेम आता है, सेम ही आ रहा है ना, सही बोलता है 25 50 है, दिस इज 0 v स्क्वायर है ना। ओके, तो लुक एट द क्वेश्चन, तो आया ना दोनों तरीके से मेथड से सही। तो जब भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आप डायरेक्ट भी करेंगे ना, ये वाला डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देंगे आप, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तब भी आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा। आप इक्वेशन मोशन से करेंगे तब भी आपका करेक्ट आंसर आ जाना, ठीक है। तो ओवरऑल जो आपका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 5125, दिस इज 1250 मीटर, ठीक है। ओके, 29 क्वेश्चन पे आ जाए, थोड़ा सा घिचपिच हो गया, कोई बात नहीं, इधर रीड कर लेते हैं इसको। टू पेंडुलम से ए एंड बी सेम लेंथ है, बॉब जो ए का है वो मेड अप ऑफ एल्यूमिनियम और बॉब जो बी का है इट इज मेड अप ऑफ लेड, तो किसका टाइम पीरियड ज्यादा होगा? ओके, मैंने टाइम पीरियड मैं यहाँ पर लिख रही हूँ फॉर्मूला, दिस इज 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी, ये रहा मेरे पास पेंडुलम का टाइम पीरियड का फॉर्मूला। वी सेड हाँ ये तो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब बढ़ने वाली है लेंथ, लेकिन यहाँ पर एक वर्ड दिया हुआ है, दिस इज बॉब। बॉब वर्ड का हमेशा मतलब होता है वेटलेस, सॉरी मासलेस बॉडी। तो जब ये मासलेस है ऑलरेडी, तो दैट्स मीन आप चाहे एल्यूमिनियम लगाओ, चाहे कॉपर लगाओ, चाहे कोई भी लगाओ, तो इसमें वेट पे कोई चेंजेस नहीं आएगा, यानी लेंथ में कोई चेंज नहीं आता, बोथ विल द सेम। ओके, नेक्स्ट पर आते हैं, द न्यूमेरिकल रेशियो फॉर डिस्प्लेसमेंट टू द डिस्टेंस इन अ मूविंग ऑब्जेक्ट। देखो डिस्प्लेसमेंट ऊपर है और डिस्टेंस नीचे है, ठीक है, दिस इज डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से या तो छोटा हो सकता है या इक्वल हो सकता है। तो जब हायर वैल्यू नीचे हो, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करें, तो यहाँ पर ये वाला जो टर्म है ये ग्रेटर है, यानी जो वैल्यू आ सकती है वो मैक्सिमम 1 या फिर आपकी पॉइंट में रहेगी, यानी लेस देन 1। तो दिस इज इक्वल टू और लेस देन 1, ठीक है,
इक्वल कब होता है, वो लीनियर वाला मोशन है ना अगर ये, तो यहाँ पर इक्वल हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही होती है ना, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो ये थे हमारे पास द 50 क्वेश्चंस, ये हमारे 50 क्वेश्चंस थे, सॉरी 30 क्वेश्चन थे फिजिक्स के, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से ट्राई किया गया ऑलमोस्ट आपकी एंटायर फिजिक्स से क्वेश्चंस को कैरी करने का। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप लोगों को कराई, कैसे कराई, एक्सप्लेनेशन की साथ कराई, यानी जो भी उससे बिलोंगिंग टर्म्स थे हमने सबको डिस्कस करा। ऐसे ही पढ़ते रहिएगा, ऐसे पढ़ने से क्या होता है, रिकॉल बहुत जल्दी होता है और चीजें जो पढ़ी हुई है वो भी बहुत जल्दी समझ में आनी स्टार्ट हो जाती है कि भाई उनसे हमारे क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं। और अगर नहीं पढ़ा हुआ था तो स्कोप है, दोबारा से पढ़ सकते हो, ठीक है। ऐसे ही और बहुत सारे क्वेश्चंस का सेट लेकर हम लोग आते रहेंगे ताकि आपके अपकमिंग एग्जाम में ये बहुत हेल्पफुल रहे। तो थैंक यू, जय हिंद।